के खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर तन्मय जैन, जो बीएम शाह अस्पताल में चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर तन्मय सर, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि पोस्ट कोविड में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जी, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है लगभग कोविड से रिकवरी के 1 महीने से 3 महीने के अंतराल तक में होने वाले जो भी सिम्टम्स हमारी बॉडी में होते हैं, जो कि सिस्टमिक हो सकते हैं। इसका मतलब कि बॉडी के अन्य ऑर्गन्स को अफेक्ट या अन्य अंगों को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, या कुछ सिम्टम्स ऐसे हो सकते हैं जो कि माइल्डर सिम्टम्स होते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं। अगर हम जनरल सिम्टम्स की बात करें तो अक्सर लोगों की कंप्लेंट्स होती है कि कोविड से रिकवरी के कुछ दिन, कुछ हफ्ते या कुछ महीनों तक उनको लगातार सूखी खांसी बनी रहती है। इसके अलावा शरीर में दर्द रहना, थकान रहना, हेडेक रहना या अत्यधिक वीकनेस रहना, ये सारे जनरल सिम्टम्स में आ जाती है। इसके अलावा सिस्टमिक सिम्टम्स जो बॉडी के अन्य ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट कर सकता है, जिसमें से सबसे प्रमुख होते हैं हमारे लंग्स से रिलेटेड काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं जिनके बारे में आज की डेट में आम जनता को पता है, जैसे कि अन्य बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, जो आज की डेट में हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, या इसके अलावा अन्य फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉटिंग हो सकती है, जो कि हार्ट की ब्लड वेसल्स में या लंग्स की या ब्रेन की ब्लड वेसल्स में हो सकती हैं, जिसकी वजह से स्ट्रोक, पल्मोनरी एम्बोलिज्म या फिर आप हार्ट अटैक बोल सकते हैं। ये जो कि सडन होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है या मरीज को आईसीयू या हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा काफ़ी अन्य ऑर्गन हैं, जैसे कि ब्रेन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, जिस को आज की डेट में काफ़ी हद तक सोशल मीडिया में चल रहा है, ब्रेन फॉग बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि काफ़ी एंग्जाइटी होती है पेशेंट्स को रिकवरी के बाद, या कंसंट्रेशन करने में डिफ़िकल्टी होती है, नींद की साइकिल या स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, या थोड़ा बहुत मेमोरी लॉस होता है, जिसके लिए उनको डॉक्टर्स की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा कंटिन्यूस बॉडी में पेन हो सकता है, मसल वीकनेस हो सकती है। ये सारी चीज़ें पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के अंतर्गत आती हैं। इन समस्याओं को सबसे इम्पॉर्टेंट है आइडेंटिफाई करना। इसके लिए हमने हमारे हॉस्पिटल बीएम शाह में पोस्ट कोविड क्लिनिक स्टार्ट किया है, जिसमें मल्टीडिसिप्लिनरी टीम है, जिसमें अन्य डिपार्टमेंट के विशेषज्ञ जैसे न्यूरोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पल्मोनोलॉजिस्ट एवं ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट और ईएनटी सर्जन्स भी हैं, जिनको हम एक कंबाइंड अप्रोच के थ्रू पेशेंट्स को देखते हैं। और इनमें से जो मैंने कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस से पेशेंट पीड़ित है तो उसे कंसर्न डिपार्टमेंट की स्पेशल केयर मिल सके, इसके लिए हमने हमारे बीएम शाह हॉस्पिटल में पोस्ट कोविड क्लिनिक रेगुलर इंटरवल्स पर रखे हुए हैं। तो सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि यदि कोई कोविड पेशेंट है और उसमें एंटीबॉडी है, तो क्या उसे वैक्सीन लेनी चाहिए? जी, एंटीबॉडी हमारे बॉडी का एक नेचुरल रिस्पांस होता है। जब हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी प्रिपेयर करता है, जिससे हम उस बीमारी से लड़ सकते हैं। लेकिन हमारे पास अभी इतना इनफ डेटा नहीं है कि ये एंटीबॉडी कितने दिन तक हमें किसी भी इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकती है, या कितने ड्यूरेशन तक के लिए हमें प्रोटेक्शन दे सकती है। इसलिए हमें बिल्कुल इन्फेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट की रिकमेंडेड गाइडलाइंस हैं, उस अंतराल के पूरे हो जाने के बाद हमें वैक्सीनेशन लेना चाहिए, क्योंकि री इन्फेक्शन हमें, या इसका मतलब पुनः इन्फेक्शन, जो कि हमें कभी भी हो सकता है, या अगर वायरस के अंदर म्यूटेशन होती है, जैसे आजकल हम अलग अलग वेरिएंट्स के बारे में सुनते हैं वायरस के, अगर वैसे कोई वेरिएंट से इन्फेक्शन होता है तो एंटीबॉडीज़ होने के बावजूद भी हमें दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। तो सर, कोविड वैक्सीन से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? वैक्सीनेशन लगवाने के बाद जो हमें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो ज़्यादातर बहुत ही मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो कि किसी अन्य वैक्सीन लगाने के बाद भी होते हैं। जैसे कि नॉर्मल बुखार आने वाले 3 से 4 दिन तक हो सकता है कि आपको फीवर रहे, जो कि एक साधारण सी पैरासीटामोल की गोली खाने के बाद आपको उतर सकता है। 3-4 दिन तक बुखार रहना सामान्य है। इसके अलावा हेडेक होना, कमज़ोरी लगना, कुछ लोगों को नौजिया लगता है, उल्टी जैसी सेंसेशन आती है, या बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन या वीकनेस होना, ये मामूली सिम्टम्स हैं। हमें वैक्सीन्स लगवाने से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत ही रेयर केसेस हैं। इतने दिनों से वैक्सीन लग रहे हैं, काफ़ी रिसर्चेज एंड ट्रायल्स हुए हैं, तो ऐसे बहुत ही कम केसेस हैं जिसकी वजह से कोई जानलेवा साइड इफ़ेक्ट हुआ हो, जिसकी वजह से मरीज़ को या हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आई हो।
तो हमें बिल्कुल अपने डॉक्टर से परामर्श करने के बाद, फिटनेस लेने के बाद बिल्कुल वैक्सीन लगवानी चाहिए। सर, ब्लैक फंगस क्या है और ये किन लोगों में सबसे ज़्यादा होने का खतरा है? ब्लैक फंगस एक तरीके का फंगल इन्फेक्शन है। जिस तरह से कोविड एक वायरल इन्फेक्शन है, इसी तरीके से कई तरह के निमोनिया होते हैं जो बैक्टीरियाज की वजह से होते हैं। तो एक तरह का कीटाणु है फंगस, जो कि हमारे सामान्य तौर पर हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग्स में प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमारे बगीचे में, घर में सीलन होती है जहाँ पर भी, वहाँ, या कोई खाने का पदार्थ लंबे समय तक खुले में रहता है तो जहाँ नमी आ जाती है वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होता है। यहाँ तक कि ये जो फंगस होता है वो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट रहता है। जैसे कि हमारी नाक या हमारे साइनसेस, जो नाक के आजू बाजू की हड्डियाँ होती हैं, उसके अंदर भी ये साइनसेस के अंदर ये फंगस रहता है। लेकिन जो नॉर्मल तरीके से हेल्दी लोग हैं उनमें यह फंगस इन्फेक्शन नहीं कर पाता है, वो एक हमारे बॉडी का हिस्सा बन करके ही रह जाता है। लेकिन ऐसे लोग जो कि हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं या जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिकारक क्षमता काफ़ी कम होती है, जैसे कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स या कुछ किडनी ट्रांसप्लांट या किसी अन्य ऑर्गन जैसे कि लीवर ट्रांसप्लांट के बाद के पेशेंट्स होते हैं, या HIV, एड्स या हेपेटाइटिस से रिलेटेड पेशेंट्स रहते हैं, या अभी की सिनेरियो देखते हुए ऐसे पेशेंट्स जो कि कोविड से सफ़र्ड हैं और जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं लंबे समय तक, और उनको कुछ दवाइयाँ जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम करती हैं लेकिन कोविड के इलाज में उनका अहम रोल है, जैसे कि स्टेरॉइड्स, उनका लंबा समय तक ट्रीटमेंट चलता है, या अनकंट्रोल्ड जिनको डायबिटीज़ रहती है, उन पेशेंट्स में यह इन्फेक्शन हमारी बॉडी की इम्यूनिटी पावर के ऊपर भारी पड़ जाता है और ये अपने इफ़ेक्ट्स दिखाना चालू कर देता है। उसी वैरायटी में एक फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम म्यूकरमाइकोसिस बोलते हैं, जो कि अभी सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन फंगल इन्फेक्शन है, जो कि पहले भी काफ़ी हद तक होता था, लेकिन जो मैंने अभी आपको जो कंडीशंस बताई वो कंडीशंस को पाते ही ये फंगल इन्फेक्शन हमारी बॉडी पर हावी हो जाता है। यस सर, तो सर ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, ब्लैक फंगस हमारे बॉडी के कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं या मेजर भाग हैं जहाँ पर इफ़ेक्ट करता है या बीमारी करता है। उनमें से एक है लंग्स, दूसरा है हमारे आँख, और तीसरा है हमारा चेहरा, हमारे साइनसेस, और चौथे नंबर पे है हमारा ब्रेन। तो जो शुरुआती लक्षण होते हैं वो होते हैं लगातार सर्दी जैसा, कि नाक से डिस्चार्ज आना, बार बार नाक बंद हो जाना, या नाक से डिस्चार्ज के साथ में थोड़ा बहुत ब्लड आ जाना। इसके अलावा काले रंग का डिस्चार्ज आना, या लगातार खांसी बने रहना और खांसी के साथ खून आ जाना, या हमारे चेहरे में, हमारे सिर में या हमारी आँखों के पीछे दर्द होना। इसके अलावा अगर हमारी आँखों का इन्वॉल्वमेंट होता है तो कई बार हमें धुंधला दिखना, या एक चीज़ दो तरीके से दिखना, डबल दिखना, ये सारे के सारे जो लक्षण होते हैं ये इनिशियल सिम्टम्स होते हैं, जिसके आते ही हमें इमीडिएटली चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, वहाँ पर जहाँ पर भी सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल हैं, आप अपने सिम्टम्स के अनुसार उन स्पेशलिस्ट से मिलें और इसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। सर, आपके अस्पताल में ब्लैक फंगस और पोस्ट कोविड के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस की सुविधाएं उपलब्ध हैं? जी, हमने हमारे हॉस्पिटल में मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखा हुआ है, और हमने स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड क्लिनिक्स का आयोजन किया है, जिसमें ना केवल चेस्ट स्पेशलिस्ट या फिजिशियन रहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट जो भी बीमारियां कोविड के बाद होती हैं या उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, उनसे रिलेटेड सारे स्पेशलिटी को हमने इसमें इन्वॉल्व किया है। जैसे कि ब्लैक फंगस के बारे में मैंने आपको बताया कि वो कौन कौन से ऑर्गन्स को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर वो ENT रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे कि नाक से या आँख से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उसके लिए हमने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और हमारे ENT के डॉक्टर्स की टीम होती है जो कि इसको अप्रोच करते हैं। साथ ही साथ हमारे न्यूरोलॉजिस्ट को भी हम इन्वॉल्व करते हैं कि क्या वो ब्रेन को इन्वॉल्व तो नहीं कर रहा है। साथ ही साथ अगर उनका कुछ मेडिकल मैनेजमेंट जो कि ऑपरेशन के बाद ज़रूरत पड़ती है उसके ट्रीटमेंट में, उसके लिए हम फिजिशियंस और चेस्ट फिजिशियंस मिल करके उसका गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी ट्रीटमेंट है उसको हम देते हैं। इसके अलावा जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके लिए हमने BM शाह हॉस्पिटल में यहाँ पर पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन सेंटर ओपन किया है, जिसमें कि हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिल करके हमने एक कंप्लीट पैकेज किया है जो कि 1 महीने तक चलता है, ज़रूरत पड़ने पर उससे ज़्यादा चलता है, जिसमें पेशेंट्स को हम बेसिक एक्सरसाइजेस सिखाते हैं जिससे वो अपने लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं।
इसके अलावा निमोनिया होने के बाद जो फाइब्रोसिस होती है लंग्स में, यानी कि फेफड़े की सिकुड़न, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम पेशेंट्स को मसल ट्रेनिंग देते हैं, बॉडी ट्रेनिंग देते हैं और किस तरीके से वो अपने फेफड़ों को मजबूत रख सकते हैं और धीरे धीरे करके अपनी शक्ति वापस पा सकते हैं और अपने ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को भी, ऑक्सीजन सैचुरेशन को भी बढ़ा सकते हैं। सर, लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर बहुत सारी शंकाएं हैं, तो सर क्या हमें वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं? जी, भारत को कोरोना मुक्त बनाने के लिए हमें एक बेहतरीन हर्ड इम्यूनिटी गेन करने की ज़रूरत है और जब यह हर्ड इम्यूनिटी 60 से 70% लोगों को हो जाएगी तो हम काफ़ी हद तक कोरोना से सुरक्षित हो जाएंगे। अब हर्ड इम्यूनिटी या कोरोना के प्रति इम्यूनिटी पाने के दो ही तरीके हैं। एक तो नेचुरल इन्फेक्शन यानी कि कुदरती तरीका, जो इन्फेक्शन के बाद हमारी बॉडी में इम्यूनिटी आती है, वो है। लेकिन यह रास्ता जो है काफ़ी कठिन है और इसमें हमें काफ़ी अपनों को खोने का डर होता है और काफ़ी लोगों ने काफ़ी अपने लोगों को खोया भी है। तो इससे सरल और आसानी से उपलब्ध जो साधन हमारे पास है वह है वैक्सीनेशन का, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके हर जगह पे अवेलेबल है, देश के हर कोने में अवेलेबल है। तो हमें बिल्कुल वैक्सीनेशन लेना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। अगर मन में कोई डाउट्स आते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और वैक्सीनेशन के लिए एक दूसरे को प्रेरित करना चाहिए। डॉक्टर तन्मय सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी सेहत के बारे में, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, शुक्रिया। तो दर्शकों, ये थे बीएम शाह हॉस्पिटल के डॉक्टर तन्मय जैन, जिन्होंने कोविड और ब्लैक फंगस से संबंधित हमें कई महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराया। ग्रैंड न्यूज़ के खास कार्यक्रम चर्चा सेहत की में फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।